ये रिटर्न ओपन हो गई फॉर एग्जांपल एक। तो इसमें आप देखिएगा लेफ्ट साइड पे आपके ना कुछ चीजें लिखी आ रही हैं। ये सबसे पहले लिखा आ रहा है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो अब देखें आप, सबसे पहले क्या आ रहा है मेरे पास, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है ये वाला। मैंने इसको यहां से वो कर दिया, एम्प्लॉयमेंट। ये पहला सोर्स है जो मैंने अभी डिस्कस किया। देन प्रॉपर्टी, देन बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अब अदर के साथ ही मजीद यहाँ पे फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर भी हैं, ये इसी में ही डील होंगे। तो ये वाला एरिया जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इनकम टैक्स रिटर्न में आपका इनकम का एरिया है। इन सब में जिस हेड की इनकम होगी, अब आपका टास्क क्या होना है, जब भी आपको क्लाइंट कहेगा कि मेरी ये इनकम है, आपने सबसे पहले ये डिटरमिन करना है उस इनकम के बारे में कि ये किस हेड की इनकम है। जब आप हेड डिटरमिन कर लेंगे तो फिर आपने ये डिटरमिन करना है उस इनकम पे रूल क्या लगेगा। रूल क्या है कि वो इनकम आया सारी की सारी टैक्सेबल है, यानी उस पूरी पे टैक्स लगेगा, आया वो इनकम सारी की सारी एग्जेम्प्ट है, या उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट है और कुछ टैक्सेबल है। जैसे उसने कहा था आपको कि मेरी सैलरी महीने की 1 लाख रुपया है, मेरी जो प्रॉपर्टी से रेंट आता है महीने का 25,000 है, मुझे जो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है साल में 5 लाख है। देखिए मैं यही चीज मैं आपको कह रहा था कि हमें क्या डिटरमिन करना होता है स्टेज वन पे, कि जैसे 1 लाख रुपया महीने की सैलरी है, साल की 12 लाख हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 12 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, क्या 12 की 12 टैक्सेबल है, क्या 12 की 12 एग्जेम्प्ट है, या 12 में से कुछ पे टैक्स लगेगा कुछ पे नहीं लगेगा। सेम इज द केस, 25,000 को 12 से जरब देंगे तो ये 3 लाख रुपया बन जाएगा प्रॉपर्टी इनकम का। आपने प्रॉपर्टी इनकम के रूल्स के बारे में जानना है कि 3 लाख प्रॉपर्टी इनकम हो तो उस पर कितने पे टैक्स लगेगा, कितना लगेगा। 5 लाख बिजनेस इनकम है तो उस पर कितना लगेगा। तो इस छोटी सी एग्जाम्पल में आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट की इनकम आई, एक प्रॉपर्टी की आई, एक बिजनेस की आई। आप अगर इसी पे रहते हुए थोड़ा सा फोकस करें, ये आपके सामने इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा हुआ है, यानी ये पहला सोर्स ओपन है। इसमें ये एक कोड, ये टोटल अमाउंट, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ये जो पहले वाली टैब है इतनी सारी, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते कुछ, ये ऑटो फिल होनी है जब आप इस पे काम शुरू कि ये 3 कॉलम है। ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, आप इसमें जो टोटल अमाउंट होगी वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 है, आपको रूल के मुताबिक पता होना चाहिए इस 100 में से एग्जाम्प्ट अगर कोई है, फॉर एग्जाम्पल 10 एग्जाम्प्ट है, तो इस 10 का आपको पता होना चाहिए। और यही हमारी लर्निंग है। 100 में से 0 एग्जाम्प्ट है, 10 एग्जाम्प्ट है, 100 की 100 एग्जाम्प्ट है। दिस इज अवर लर्निंग, ये हमने रूल्स सीखने हैं। और ये रूल्स हमने सैलरी इनकम के भी सीखने हैं, प्रॉपर्टी के भी सीखने हैं, बिजनेस के भी सीखने हैं, कैपिटल गेन के भी और अदर सोर्स के भी। तो ये हमारा एक एरिया कवर हो जाएगा इतना, जो कि रिटर्न का है। फिर हमारे पास वेल्थ आ जाएगी। वेल्थ क्या होती है, वेल्थ एक्चुअली आपके यानी क्लाइंट के तमाम एसेट्स, उसकी तमाम लाइबिलिटीज और उसके तमाम एक्सपेंसेस की डिटेल होती है इसमें। तो इसका मतलब है इनकम सारी यहां पे आएगी, एक्सपेंसेस एसेट्स लाइबिलिटीज हमारे वेल्थ में चले जाएंगे। तो मैं आज जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है करंटली उसी को कंक्लूड करूंगा कि पहला सोर्स हमारा हो गया एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट के सोर्स को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए इज वर्किंग एज जीएम इन अ मिल, आप उसके टैक्स कंसल्टेंट हो, उसने आपको डाटा प्रोवाइड किया है कि उसकी बेसिक सैलरी इतनी है, उसका बोनस ये है, उसको कमीशन इतना मिला, उसको मेडिकल अलाउंस ये मिला, उसको हाउस रेंट अलाउंस इतना मिला, उसको कन्वेंस अलाउंस मिला, उसको गाड़ी मिली, घर मिला हुआ है, उसको
जो है वो एंटरटेनमेंट में मिला है, उसको एक ड्राइवर मिला है, वगैरह वगैरह वगैरह। देयर इज नो लिमिट। डिपेंड करता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस पोजीशन पे है। एक सिक्योरिटी गार्ड भी एम्प्लॉय ही है, वो आपको स्ट्रेट अवे कहता है कि आई हैव नथिंग, मुझे तो सिर्फ सैलरी मिलती है महीने की 20,000। तो ये भी सैलरी का केस ही है। आपके पास ये जीएम आया, वो कहता है मेरी महीने की 5 लाख सैलरी है बेसिक, और उसके बाद मुझे ये 15 बेनिफिट और मिलते हैं। आपके पास एक केस और आ सकता है, कोई मेडिकल मैनेजमेंट का कोई असिस्टेंट है, वो कहता है कि मेरी बेसिक सैलरी जो है वो 1 लाख है, उसके बाद मुझे अकोमोडेशन भी मिली हुई है, और मुझे जो है ना वो मेडिकल का अलाउंस भी मिला है, 1-2 अलाउंस और मिले हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। जिस कैटेगरी का, जिस डेजिग्नेशन का एम्प्लॉय होगा, उतने ही अफेयर्स ज्यादा होंगे उसके, टैक्स के, इनकम्स के। आपने हर अफेयर को जानना है कि अगर मेडिकल अलाउंस है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है टैक्स में, अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, अगर हाउस है, घर मिला है, गाड़ी मिली है, तो कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, अगर उसने उसको ड्राइवर भी दिया है उसकी जो सैलरी होगी वो टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। दिस इज एक्चुअली द लर्निंग जो आप लोगों ने करनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपका एक कैटेगरी जो है, एक केस आपका सैलरी इनकम का केस होता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सैलरीड हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज उनको हम बोलते हैं। वो सैलरीड का केस होता है, उनकी सिर्फ एक इनकम होती है सैलरी से, और उनकी कोई इनकम नहीं होती, आपने उनकी रिटर्न फाइल करनी है। सेकंड कैटेगरी जो आपको ज्यादा देखने को मिलती है, दैट इज बिजनेस, बिजनेस कैटेगरी। कि आपके पास जो है ना वो एक शॉपकीपर का केस आ गया, आपके पास मेडिकल स्टोर वाले का आ गया, आपके पास डिपार्टमेंटल स्टोर का आ गया, आपके दोस्त का स्कूल है उसका आ गया। मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस गुड सेक्टर में भी होता है और सर्विस सेक्टर में भी होता है। जैसे गुड सेक्टर का मैंने अभी कहा, शॉप थी, मेडिकल स्टोर था, एक फैक्ट्री थी, ईटीसी। लेकिन मैंने अभी बात की कि एक दोस्त का स्कूल है, कोई एक जो है वो लॉयर है, कोई एक डॉक्टर है, कोई एक इंजीनियर है, कोई जो है वो कंसल्टेंसी फर्म है, ईटीसी। ये सारे किस में चले जाएंगे, सर्विस में चले जाएंगे, गुड्स में भी। तो ये दो मेजर कैटेगरीज मिलेंगी आपको जब आप बिजनेस रिटर्न पे आओगे। तो बिजनेस रिटर्न पे जब हम आते हैं तो हमारे पास सिंपल सा होता है, क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड कर देनी है दो इंफॉर्मेशन। उसने कहना है कि ये मेरा रेवेन्यू है ड्यूरिंग द ईयर, और ये मेरे सारे एक्सपेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे वो कहेगा, मैं एक केस ले लेता हूं मुझसे मेडिकल का या डिपार्टमेंटल स्टोर का केस लिया हमने। उन्होंने कहना है कि हमने पूरे साल में 2 करोड़ की सेल्स की हैं। हमने ये जो 2 करोड़ की सेल्स की हैं, ये 1 करोड़ 60 लाख की खरीदी हुई थी, यानी ये परचेजेस बता दी उसने आपको। फिर वो कहता है कि हमारा रेंट भी है उस स्टोर जगह का, हमारे बिल्स भी हैं इतने, हमारी स्टाफ की सैलरीज भी हैं, हमने जो है ना मार्केटिंग भी की है, हमारा स्टेशनरी का खर्चा भी हुआ है, हमारा एंटरटेनमेंट का भी हुआ है। वो आपको इस तरह की ढेर सारी इंफॉर्मेशन देगा। आपने इस डिपार्टमेंटल स्टोर यानी अपने क्लाइंट का क्या निकालना है, फिर प्रॉफिट निकालना है। ये सारे अकाउंट्स बनेंगे, ये जितनी चीजें हैं इनको हम कहेंगे, हम इनके टैक्स अकाउंट्स बनाएंगे, और हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी बिजनेस इनकम ऑफ योर क्लाइंट। ये फिर उसकी क्या हो जाएगी, बिजनेस इनकम हो जाएगी। वो चाहे गुड्स सेक्टर का हो आपका क्लाइंट, चाहे सर्विस सेक्टर का हो। सर्विस सेक्टर की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल स्कूल है, आपको एक स्कूल का जो है ना वो डाटा दिया गया, वो कहते हैं जी हमने बच्चों से पूरे साल में 50 लाख की फीसें ली हैं। हमारा जो है ना फीसों के अलावा हमारा खर्चा क्या हुआ है, हमने स्टाफ को सैलरीज दी हैं, हमने जगह का रेंट दिया है, हमने मार्केटिंग की थी, हमारे स्टेशनरी पे लगा, हमारा ये हुआ वो हुआ। उन्होंने आपको 10 खर्चे बता दिए हैं। आपने भी क्या कैलकुलेट करना है, इस क्लाइंट का भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, अल्टीमेटली ये प्रॉफिट में कह रहा हूं कि क्या होता है, बिजनेस इनकम होता है। तो अभी मैं 2 केस डिस्कस कर चुका हूं आपको समझाने के लिए कि सैलरी का केस कैसा होगा, बिजनेस का कैसा होगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी का केस क्या होगा।
प्रॉपर्टी के केस में आपका क्लाइंट आता है, वो क्या आके आपको कहता है कि मेरे पास जो है ना 4 प्रॉपर्टीज हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मैंने रेंट आउट की हैं। प्रॉपर्टी 1 उसका रेंट इतना है, प्रॉपर्टी 2 उसका रेंट में इतना है, प्रॉपर्टी 3 का रेंट इतना है, प्रॉपर्टी 4 का रेंट इतना है। मंथली रेंट बता दिए उसने आपको, यानी रेंट रिसीव्ड, जो उसने रेंट रिसीव किए होंगे। फिर वो आपको ये भी कह सकता है कि मैंने इन प्रॉपर्टीज को जो रेंट पे दिया है, इनके अगेंस्ट मैंने एडवांसेस लिए हुए हैं, जिनको हम सिक्योरिटी कहते हैं, तो ये भी इसी का हिस्सा है। वो आपको ये भी कह सकता है आके कि मैंने जो है ना अपनी एक प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी नंबर 2 को बेचने का एग्रीमेंट किया था, और मैंने 10 लाख रुपया जो है ना वो टोकन लिया था, लेकिन वो जिसने खरीदना था उसने ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, मेरे पास ये 10 लाख रुपया भी पड़ा है। ऐसे भी हो सकता है। वो आपको ये जो है ना ये भी कह सकता है कि मैंने जो है ना वो रेंट मंगवाता हूँ, मंगवाते हुए मेरा रेंट कलेक्शन पे जो है ना एक्सपेंसेस हो जाते हैं, महीने का 500 रुपया लग जाता है, ये बात भी हो सकती है। वो आपको ये भी कह सकता है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टियां जो हैं वो इंश्योर्ड करवाई हुई हैं, तो मैं इनका मंथली 10,000 रुपया जो है ना वो प्रीमियम पे करता हूँ। वो आपको ये भी कह सकता है कि मेरी जो है ना प्रॉपर्टीज को रिपेयर करवाना पड़ता है, इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो इस तरह के केसेस आपने क्या करना है, एक तरफ आपको नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, और एक आपको नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टी पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस इनकम से, तो आपने यहाँ पे भी नेट इनकम निकालनी है, और वो उसकी होगी प्रॉपर्टी इनकम। तो ये हमारा तीसरा सोर्स ऑफ इनकम होगा जो प्रॉपर्टी का कहलाएगा। मीनवाइल हमारा चौथा सोर्स ऑफ इनकम है कैपिटल गेन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें हमें जो है ना वो कैपिटल एसेट्स को समझना पड़ता है। मैं मिसाल दे देता हूँ, वो एसेट्स जो आपके मतलब कह लें कि सेल के लिए नहीं होते लेकिन फिर सेल हो जाते हैं। जैसा कि आपके पास मैंने कहा एक घर था, इत्तेफाक से वो ड्यूरिंग द ईयर सेल हो गया। वो कभी आपने खरीदा था 1 करोड़ का, बेचा है 1 करोड़ 10 लाख का, तो ये 10 लाख आपका क्या है, प्रॉफिट है। इसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो इसी तरह से सपोज आपके पास एक कार थी, वो कार आपने बेचने के लिए नहीं रखी थी लेकिन बेचनी पड़ी, बेच दी, तो ये भी आपका क्या है, एक कैपिटल एसेट है। वो जितने की खरीदी थी, फॉर एग्जांपल 15 की कभी खरीदी थी, आज 14 की बेच दी है, तो 1 लाख का लॉस है, या 16 की बेचेंगे तो 1 लाख का गेन है। तो बहरहाल जब हम कैपिटल एसेट्स की डिटेल पे पहुंचेंगे तो हम कैटेगराइज करेंगे, ये 3 तरह के होते हैं कैपिटल एसेट्स, इमूवेबल, मूवेबल और सिक्योरिटीज। तो मूवेबल जैसे मैंने अभी कार की एग्जांपल दी, इमूवेबल जैसे मैंने अभी घर की एग्जांपल दी, और सिक्योरिटीज फॉर एग्जांपल मैं शेयर्स की एग्जांपल दे दूं आपको, कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदने की। एंड फाइनली द लास्ट सोर्स इज अदर सोर्स। इनकम आई है इन चारों में से किसी की नहीं है, तो अल्टीमेटली वो पांचवें सोर्स की इनकम है, जिसको हम कहते होते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो ये 5 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं जो कि हमने आज पढ़ने की, इनको थोड़ा समझने की कोशिश की।